नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं स्वागत करता हूं आपका एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज के इस नए वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है स्कूलों में लागू की जा रही, इस समय जो क्रियान्वयन में चल रही है पीएम श्री योजना। इस बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है यह योजना और इस योजना के तहत किस तरीके से स्कूलों में क्या बदलाव होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसको और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दोस्तों, जो पीएम श्री योजना है इसका पूर्ण रूप है प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री जो स्कीम है, जिसको हम पीएम श्री के ही नाम से ज्यादातर जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। दोस्तों, यह जो योजना है यह 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। 2022 से इसकी शुरुआत की गई है और इस योजना के क्रियान्वयन की जो अवधि मांगी गई है वह 2022-23 का जो शैक्षिक सत्र होगा वहां से लेके इस योजना की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, और जो शैक्षिक सत्र हमारा 2026-27 का होगा वहां तक हमें इसके लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इस पूरी योजना की अवधि 2022-23 से लेकर 2026-27 तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई थी, जिसके तहत हमारे जो शिक्षा की जो पद्धति है, जो टेक्निक है, जो सारी हमारा नेशनल फ्रेमवर्क है शिक्षा को लेके, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। तो इस योजना, जो ये पीएम श्री योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करते हुए लगभग 14,500 से अधिक विद्यालय जो हैं इनको मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। तो यहां तक समझ लीजिए, जो पीएम श्री योजना है उसका पूर्ण रूप हमारा है प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। इसकी शुरुआत 2022 से हुई। जो इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि है वह 2022-23 के सत्र से लेकर 2026-27 तक की शैक्षिक सत्र तक की रखी गई है। जो इसका उद्देश्य है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए 14,500 प्लस विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। अब आइए एक चीज जानते हैं दोस्तों, यह योजना हो गई, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके तहत स्कूलों में बहुत बदलाव लाने की उम्मीद की जा रही है। जैसे कि स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जाएगा। स्किल टीचर्स, जो
प्रभावी असेसमेंट होते हैं उन सबको लागू करने की इसमें योजना है। तो आइए एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं कि इससे क्या क्या बदलाव होने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले जो इस योजना का लक्ष्य है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी। देखिए, स्कूल्स जो भी हैं हमारे, उनमें हम बेटर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट तभी क्रिएट कर पाएंगे जब हमारे पास बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास स्किल्ड टीचर्स होंगे, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे, जो लैब्स होती हैं उनका बढ़िया तरीके से विकास हो पाएगा और जो पाठ्यक्रम होगा वो बहुत ही प्रभावी होगा। पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो इन सारी चीजों को इंक्लूड करके ले चले अपने साथ में, और जहाँ पे लर्निंग बाय एप्लीकेशन हो, ऐसी चीजें हो। तो यह सब तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने और डेवलप करें, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करें। तो इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी उसके अंदर सरकार का उद्देश्य है कि हर विद्यालय में हम स्मार्ट क्लासरूम्स बनाएं। हम सारे जितने भी विद्यालय हैं जो पीएम श्री के अंतर्गत आ रहे हैं उन सभी में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जाएगी। दूसरा, कंप्यूटर लैब्स। तीसरा, इंटीग्रेटेड साइंस लैब्स। चौथा, अटल टिंकरिंग लैब्स। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक की जो हमारी शिक्षा प्रणाली रही है उसमें इनके विषय में बात नहीं आई है, अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में। बाकी सब चीजों के बारे में कुछ कम ज्यादा करके सारी चीजों की बातचीत होती रही है। स्मार्ट क्लासरूम्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे नॉर्मल जो कन्वेंशनल हमारे सारी टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड होते हैं, उसको अपग्रेड करके हम स्मार्ट इंटरएक्टिव जो क्लासरूम्स होते हैं वो बनाएं, जिसमें जो वीडियोस का हम उपयोग कर सकते हैं, ऑडियोज का उपयोग कर सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए मल्टीमीडिया का उपयोग करके हम क्लासरूम्स को जो टीचिंग की टेक्निक्स है उनमें बढ़ोतरी करके जो लर्निंग को हो सकता है वो प्रभावी बना सकते हैं हम। दूसरा है कंप्यूटर लैब्स। कंप्यूटर आज के युग में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं, तो कंप्यूटर लैब्स के बिना तो शिक्षा के विषय में सोचा नहीं जा सकता, तो इसीलिए कंप्यूटर लैब्स का होना भी इस योजना के अंतर्गत है। इंटीग्रेटेड साइंस लैब। साइंस, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा विषय है जिसमें हम करके सीखते हैं, चीजों को करते हैं, उसके बाद उन चीजों को एक्सपीरियंस करना ज्यादा आसान हो जाता है। थ्योरी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, खाली थ्योरी पढ़ के उन चीजों को उतना बढ़िया तरीके से नहीं समझ सकते हम जितना कि उनको लेबोरेटरी में प्रयोग करके हम सीख सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड साइंस लैब भी इस योजना में इस स्कीम में सम्मिलित हैं। आगे अटल टिंकरिंग लैब्स। सबसे पहले तो जान लीजिए अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या। अटल टिंकरिंग लैब्स एक ऐसी लैब्स होंगी जिसके अंतर्गत हम इंटीग्रेटेड रूप में जो 3D प्रिंटर्स हैं उनका उपयोग, इसके अलावा रोबोटिक किट्स, तथा कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी होते हैं उनके विषय में बच्चों के साथ में प्रयोग करेंगे, उनके बारे में, उनके उपयोग के बारे में बताएंगे, इनका क्या
बाहर एप्लीकेशन हो सकता है, उन सब चीजों के बताएंगे। तो ये अटल टिंकरिंग लैब्स ये इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के अंतर्गत। जो पीएम श्री स्कीम है उसमें अटल टिंकरिंग लैब्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आइए बात कर लेते हैं इस योजना की जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है, कि इसको क्रियान्वयन में लाया कैसे जाएगा। तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पीएम श्री योजना है इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह योजना एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, तो इसको 3 कैटेगरीज में केंद्र सरकार ने डिवाइड किया है। पहला है सामान्य राज्य, तो दोस्तों जो हमारे सामान्य राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और ऐसे करके बाकी सारे स्टेट्स जो हैं, उनके लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें इस योजना के 60% का वहन केंद्र सरकार करेगी और 40% जो इस योजना पे व्यय होगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी। यह पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या फिर जो हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 जो है ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 90% व्यय का वहन करेगी और 10% ये राज्य वहन करेंगे जो भी इस योजना पे व्यय होगा। और तीसरी और लास्ट कैटेगरी है हमारी ऐसे क्षेत्र जहां विधायिका नहीं है। जैसे कि हमारा लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, वहां पे इस योजना पर व्यय होने वाले 100% जो भी होगा उसका वहन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आप अच्छे से देख लीजिए। और एक चीज इसमें और है, 2024 में जब इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग राज्यों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में साइन हुआ, तो 2 आप राज्य याद कर लीजिए। पहला है केरला और दूसरा है तमिलनाडु। ये 2 राज्य ऐसे थे जिन्होंने इसमें अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड की और उसके बाद में समझौता ज्ञापन जो था उस पर हस्ताक्षर किए। कुछ शर्तों के साथ इन्होंने इस योजना को अपने राज्यों में लागू किया। लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं, पंजाब और पश्चिम बंगाल। यह 2 राज्य ऐसे थे जिन पर वैसे तो यह वाला नियम लागू होता है कि ये दोनों राज्य अपने यहाँ पे पीएम श्री योजना को लागू करें और इसका 60% जो व्यय होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी और 40% इसका व्यय राज्य सरकार उठाएगी। लेकिन यह दोनों जो राज्य थे यह इस बात पर तैयार नहीं हुए, उनको यह कंडीशन मंजूर नहीं थी और इस वजह से इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो सर्व शिक्षा अभियान की निधि थी वह केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों की सस्पेंड की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है।
तो इस तरीके से पीएम श्री योजना का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो हमने समझा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि पीएम श्री योजना से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी पॉइंट थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरीके के और ढेर सारे कंटेंट के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।